वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में है वो बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज के लेक्चर में उसी के आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये जितने भी लेक्चर्स हैं सब आपको पूरा सिलेबस में कवर करवाने वाला हूँ। सेकेंडली, इन लेक्चर्स का ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो या किसी को और भी कुछ पूछना हो तो मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो या मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए साथ में नोट्स बनाते जाइए और रेगुलरली फॉलो करिए लेक्चर्स को और उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करिए एग्ज़ाम्स के लिए। आज के लेक्चर में जो मैंने प्रीवियसली स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी। इसके लिए हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है, थोड़ा सा अगर किसी को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पता होगा तो आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील, तो वहाँ पर हम लोग जो ड्रॉ करते थे वहाँ पर हमको थोड़ा सा एक बार फोकस करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन जाता है, फिर ये कुछ ऐसा मूव करता है, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाता है और फिर यहाँ से ऐसे जाकर ब्रेक हो जाता है ना। अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज सी डैश एंड डी, ई और यहाँ पर एफ पॉइंट। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अगर आप बोलोगे कि आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यू में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, तो ये पॉइंट मान लो ओ है, तो ओ से ए तक, बहुत ध्यान सुनना, ओ से ए तक जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन मूव करता है। ओ से ए तक एक स्ट्रेट लाइन मूव करता है। ए से बी तक हल्का सा एक कर्व होता है। ठीक है, बी से सी तक कर्व और बढ़ जाता है और सी से सी डैश तक फिर डाउन होता है। फिर सी से सी डैश से डी तक एक हल्की सी जिगजैग लाइन बट एक स्ट्रेट लाइन जाता है और इधर डी, ई और एफ में फेल हो जाता है मटेरियल। तो जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है या फिर ओ ए जो है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। और जो पॉइंट बी है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और फिर आगे प्लास्टिक लिमिट और ऐसे ही आगे बढ़ता है, वहां पर हमको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इलास्टिक लिमिट ही समझना। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जब हम किसी मटेरियल को लोड डालते हैं या फिर जब एक मटेरियल एक सर्टेन लोडिंग में पहुंचता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो डिफॉर्मेशन होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड, आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट एक्सटर्नल लोड, when the material regains its shape 100%, वो अपने जो शेप है उसको रीगेन कर लेता है, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। आपने रबर को खींचा और रबर को छोड़ा, रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, तो मतलब आपने जो लोड लगाया था वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। ठीक है,
इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट में बहुत लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो जो ए पॉइंट है यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन के यहां पर प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज, ये ग्राफ जो हमने बनाया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनाया, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। बट जब हम आगे बढ़ते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ए से बी के बीच में प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि हल्का सा कर्व होने लगा, तो दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो यहां पर ओ से ए के बीच में हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, अभी मैं आगे उसी पे आने वाला हूं, इसीलिए मैंने ये आपको पॉइंट बताया। तो इलास्टिक लिमिट या इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड द बॉडी विल रीगेन्स इट्स शेप, that limit is called elastic limit and this property of that material is called elasticity। और वो जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, जहां पर लोड लगाने के बाद जब हम हटाते हैं तो बॉडी रीगेन कर लेती है अपना शेप, दैट लिमिट इज कॉल्ड elastic लिमिट। तो इसका अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाना चाहूं तो when a external load or force acts on a body, it undergoes some deformation। If the external forces causing deformation are removed, the body springs back to its original पोजीशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड elasticity। दिस property of material is called elasticity and that limit, लिमिट मतलब जहां तक हम खींच सकते हैं, लिमिट is called elastic limit। ठीक है, ये जो लिमिट है ये इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहां तक हमने समझ लिया बेसिकली, तो इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी। क्योंकि इसलिए मैंने ये समझा दिया क्योंकि अब आगे जो भी मैं बात करूंगा वो सारे मटेरियल इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होंगे। ठीक है, उसके बाहर कोई नहीं होगा। ठीक, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो इसमें तो इतना लोड लग गया तो ये कहाँ इधर ना चला जाए। सारे मटेरियल जितना भी मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ सब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का बेसिकली जो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, हाँ, मैं इसमें ये चीज़ और बताना भूल गया था, यहां पर बता देता हूं। इस एक्सेस पे होता है स्ट्रेन और इस एक्सेस पे होता है स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बेसिकली। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया। अब हम जो मेन पॉइंट ऑफ
डिस्कशन है, दैट इज हुक्स लॉ। हम वहां पर बढ़ते हैं। हुक्स लॉ बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। तो इट स्टेट्स व्हेन a material is loaded within its proportionality limit, the stress is proportional to strain। क्या समझा हमने कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, विद इन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अगर उसके आगे जाएगा तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो हुक्स लॉ कहां पर वैलिड होता है भाई साहब? ओए जोन पर हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, तो ठीक है, ये हुआ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब यहां पर जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया हमारे पास, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो हम यहां पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू ई। ई जो है हमारा एक कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ, एंड द ई विल बी इक्वल टू, इसी ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। ई को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो देखो यहां ध्यान से, ई अगर निकालना है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिंपल। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है यही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड ई इज अ कांस्टेंट। ये ई एक कांस्टेंट होता है, समझ गए? क्लियर हो गया? हुक्स लॉ से आपने दो चीज समझ ली, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, यंग्स मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस को, है ना। तो देखिए ध्यान से, यंग्स मॉडुलस जो था बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि E विल बी इक्वल टू, अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है तो ये दोनों के लिए होगा। एक चीज याद रखिएगा, हुक्स लॉ जो है ये टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए मान्य होता है। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि टेंसाइल स्ट्रेस will divide by टेंसाइल स्ट्रेन, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव
स्ट्रेन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर अगर कंप्रेसिव दिया है टेंसाइल दिया है, मुद्दा वही है, ठीक है, चाहे उस मटेरियल को दबाया जाए चाहे खींचा जाए, यंग्स मॉडुलस ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब यहीं पर इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, यहां मैं लिख भी देता हूं, है ना, मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। अगर आपने पहला लेक्चर ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के दो तरीके बताए थे, एक तीन, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। यहां पर टेंसाइल और कंप्रेसिव की तो बात हो गई, शियर कहां गया? तो शियर के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। होता वही है, नाम अलग अलग है ना। या फिर इसी को हम बोल देते हैं शियर मॉडुलस, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? शियर मॉडुलस। इसको हम बोलते हैं जब कंप्रेसिव और टेंशन की बात होती है तो या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां पर हम जो एक नया टर्म जब शियर की बात आती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस यूज करते हैं। यहां पर सिंपल वही रहेगा कुछ अलग नहीं होगा, E विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही रहेगा, बट यहां पर शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, और इसको दिखाते भी अलग से हैं, इसको टाउ अपॉन पाई। शियर स्ट्रेन, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब शियर स्ट्रेन होता है तो एक एंगल जनरेट होता है, तो वो फाई यहां पर आएगा, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा अलग करके इसको रखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कभी कोई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछे या शियर मॉडुलस पूछे तो ये शियर स्ट्रेस में होता है, और यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता है। रेशियो दोनों सेम है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे एक टर्म है, पढ़ लेते हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में FOS भी बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, ठीक है, तो वो डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होकर एक समय बाद टूट जाती है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होते हैं, हम ये लगाकर देखते हैं कि ये बॉडी इतना लोड ले सकती है, तो हम उसको कम ही बताते हैं, मतलब जो अल्टीमेट लोड वो ले सकती है, परमिसिबल जो है उस पर लगाना जो है वो कम लगाना है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। इट इज डिफाइंड as the ratio of ultimate tensile stress to the working or permissible स्ट्रेस, कि हम उसमें वो लोड तो बहुत ले पा रहा है लेकिन हम परमिशन कितने की दे रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। कि हम जो अल्टीमेट होता है वो हमेशा हम, वो तो ज़्यादा ही होता है लेकिन हम परमिशन कम की दे के रखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आइडियली कितने लोगों के लिए डिज़ाइन होती है? 2 लोगों के लिए डिज़ाइन होती है, परमिसिबल 2 लोगों के लिए होता है।
लेकिन उसका अल्टीमेट कितना होता है? आपने आपने आर्मी की परेड और ये सब में देखा होगा, एक मोटरसाइकिल पे ऐसे पिरामिड बना के 20-25 लोग लदे होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, मोटरसाइकिल टूट जाती है। तो उसका अल्टीमेट बहुत दूर है, लेकिन हमने परमिसिबल बहुत दे के रखा है। ऐसे ही ट्रेन का देखो, ये क्यों सर्वाइव कर जाता है? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ट्रेन में कितने एक डिब्बे में कितनी सीटें होती हैं? मान लो आजकल की 80-90-100 मान लो, ठीक है, 100 मान के चल रहे हैं। 100 लोगों के हिसाब से उसको डिज़ाइन होना चाहिए। चलो मान लो डबल कर लो, 200 लोग। लेकिन कभी भी डिब्बे में 200 लोग देखें? मेला वाला के समय चले जाओ, 500 लोग ऊपर लदे हैं, बीच में लदे हैं, हर जगह। तो ऐसा तो है नहीं, ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? परमिसिबल अल्टीमेट उसका बहुत आगे है, बहुत दूर है। हमने बता के रखा है कि भाई साहब इतना लोड लगाना है, आपको उतने तक जाना ही नहीं है। अल्टीमेट तक, अल्टीमेट तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे चाहे जितना लोड लगा दो, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है। मान लो आप, वही है कि आप 100 किलो का वजन उठा लेते हो। मैं किसी को बताऊं भाई साहब ये पता है 100 ग्राम उठा पाता है, आप इसको ज़्यादा वजन मत देना। तो मान लो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा वजन देगा, 100 ग्राम से 200 ग्राम कर देगा, 300, 400, 500 ग्राम कर देगा, लेकिन तुम 100 किलो उठा पाते हो ना यार। तो इतने से मतलब इतना दूर रख दो अल्टीमेट कि वो वहाँ तक पहुँचे। दैट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो हम सेफ्टी बना के रखते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी को बोलते हैं। घर में एक सिंपल सा एग्जांपल है, घर में जैसे आटा खत्म होने वाला है तो मम्मी पहले ही 2 दिन पहले ही बोल देती भैया आटा खत्म होने वाला है चले जाओ, लेकिन वो 2 दिन का वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बचा के रखती है ना, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। समझ गए? तो अल्टीमेट ऐसा ना हो कि भूख बिल्कुल भूखे ही घर में कुछ नहीं भाई अब लेके आओ। तो परमिसिबल वो लिमिट जो होती है दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, समझ गए होंगे, ठीक है। तो वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर हो गया होगा सबको? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, परमिसिबल और ये सब चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मैंने बात की थी, तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे स्टील है। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है? कमेंट में मुझे बताना, वीडियो पॉज करके। स्टील और रबर में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर रबर, ठीक है, क्योंकि वो खिंच जाता है। इलास्टिक उसको वैसे बहुत सारी जगह लोकल लैंग्वेज में इलास्टिक ही बोलते हैं रबर को। नहीं, स्टील होता है। क्यों? सुनो ध्यान से। मान लो आपने वजन लगाना शुरू किया, क्या बोल रहा हूं मैं? वजन लगाना शुरू किया, क्योंकि मैंने क्या बोला, इलास्टिक वही होता है कि जब हम लोड लगाना स्टार्ट करें, बॉडी डिफॉर्म होने लगे, फिर हम एक लिमिट के बाद लोड हटा दें, बॉडी अपने शेप को रीगेन कर ले, ठीक है। अब एक हाथ में आपने रबर लिया है, एक हाथ में स्टील लिया है। सोच के देखो, आप लोड लगाना स्टार्ट करोगे तो रबर तो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टील पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जितने लोड में स्टील टूट के अलग हो जाएगी ना, रबर टूट के अलग हो जाएगी, स्टील पे स्टील तो हिलेगी तक नहीं उतने में, समझ रहे हो? तो स्टील को डिफॉर्म करने के लिए हमें लोड ज़्यादा चाहिए। आप अपने हाथ से रबर तोड़ सकते हो, लेकिन स्टील की नट ले लो या कुछ भी ले लो, स्टील को आप ऐसे खींच नहीं पाओगे अपने हाथ से। तो जितने लोड में रबर टूट जाएगी उतने में तो वो मतलब वो फ्रैक्चर को पा गई अपने लिमिट में, लेकिन स्टील में तो डिफॉर्मेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो इलास्टिक लिमिट स्टील की ज़्यादा होती है। समझ में आया क्यों? इलास्टिक लिमिट स्टील की ज़्यादा होती है। समझ गए स्टील की इलास्टिक लिमिट और उसमें डिफरेंस? तो इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होती है, जिस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होती है, वो उतना ही स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो उसका उतना ही होता है, और वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होती है, ठीक है। तो समझ गए होगे इलास्टिक, रबर और ये वाले आंसर में। अगर कोई डाउट हो तो फिर से बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा जो है, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक कोई बॉडी है जिस पर फोर्स एक्ट कर रहा है कोई भी, तब वो बॉडी किस तरीके से डिफॉर्म होगी वो हमको देखना है, ठीक है।
मैं एक एक बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो मान के चलो एक बॉडी है जिस पर हमने पी लोड लगाया, ठीक है, मान लो यही है, ऐसे हमने लटका के रखा है, इस पर हमने पी लोड लगाया, बॉडी ऐसे डिफॉर्म हुई, ठीक है। तो बॉडी जब डिफॉर्म हुई तो क्या होगा कि हमको पहले से पता है, हमको पहले से पता है, वी नो कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पर फोर्स लगा है वही स्ट्रेस बताता है। और सिमिलरली स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज ई, यही तो होता है। अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको इधर ले जाओ, यही तो होता है। स्ट्रेन की वैल्यू अगर मुझे स्ट्रेस के फॉर्म में लानी हो तो यही तो आएगी, स्ट्रेस अपॉन ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। E विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को इधर ले गया, E को बस इधर लाया। तो अब यहां पर स्ट्रेस की जगह P बाई ए रख दो, तो P बाई ए ई, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेन की वैल्यू, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इधर क्या बचा, P अपॉन ए। तो चेंज इन लेंथ क्या बोला है, डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो डिफॉर्मेशन चेंज इन लेंथ अगर हमको निकालना हो तो एल का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी एल अपॉन ए ई। बस डेरिवेशन इतना ही था, ये फॉर्मूला आपको जीवन भर याद रखना है, पी एल अपॉन ए ई। बस बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, पी एल अपॉन ए ई में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो पी एल अपॉन ए ई, बस खत्म कहानी। P क्या है, फोर्स, L क्या है, लेंथ, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, a steel rod 1 meter long and 20 mm into 20 mm in cross section is subjected to a tensile force of 40 kilonewton determine the elongation of the rod if modulus of elasticity for the rod is 200 gigapascal, ठीक है। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो P की वैल्यू क्या दी है भाई साहब, कहाँ गया, 40 किलो न्यूटन, और mm में वैल्यूज़ हैं तो चेंज कर लेते हैं, तो 40 इंटू 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। L लेंथ 1 मीटर, mm में चेंज करो, 1 इंटू 10⁻3, एरिया 20 इंटू 20, 400, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400। E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल, ठीक है। सो गीगा पास्कल को चेंज कर लो,
तो 200 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.5 आंसर। बस, कोई दिक्कत परेशानी, सब सही है, ठीक है। तो बस यही है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, तो बस यही सॉल्व करना है अपने को। क्लियर हो गया। PL/A, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। आप कहोगे, कमेंट में बताओगे तो मैं और भी टाइप के क्वेश्चन आपके पास रख दूंगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, ये क्या था कि जब बॉडी पर लोड लग रहा हो, कोई लोड लग रहा हो, W लोड लग रहा हो, अब अगर बॉडी सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्म हो, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट की वजह से अगर डिफॉर्मेशन हो रहा हो तो, ठीक है। यहां पर मान के चलिए कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ये एक छोटा सा लेंथ है, dx हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। टोटल लेंथ है L, दिस इज द टोटल लेंथ L, बार इज AB, ठीक है। और ये जो छोटी सी लेंथ है इसको हम मान लेते हैं dx, ठीक है, छोटी लेंथ है इसलिए dx, ठीक। तो ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि मान के चलो कि ये जो बॉडी है ये फ्रीली ऐसे लटकी हुई है, अब इसके वजन की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन कितना आएगा, सेल्फ वेट भी तो इसका कुछ होगा, तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ठीक है। तो स्मॉल w जो है ये हम मान लेते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार मटेरियल, ठीक है। बाकी सब हमने वही मान के रखा है, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, L लेंथ है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। नाउ कंसीडर अ स्मॉल सेक्शन, मैं पूरा डेरिवेशन एक बार लिख के कर देता हूँ जिससे आपको नोट्स में दिक्कत ना आए। नाउ कंसीडर a small section dx of the bar due to bar at a distance of x from b से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया। नाउ वी नो दैट weight of the bar for a length of x डिस्टेंस के लिए वेट क्या होगा बार का,
So this P will be equal to specific weight into वॉल्यूम, ए एरिया इंटू डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक वेट में अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ elongation of the small section of the bar due to weight of the bar for a small section of length x। एलोंगेशन हमें निकालना है x के लिए। अभी क्या करेंगे, हम छोटे सेक्शन के लिए निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए काम हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई साहब, पी एल अपॉन ए। इतना जल्दी भूल गए, पी एल अपॉन ए। पी की वैल्यू अभी हमने निकाली है डब्ल्यू ए एक्स, लेंथ कितनी डी एक्स छोटी वाली, डिवाइड बाई एरिया को ए ही माना है, ई को ई ही माना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू एक्स डी एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया, अपॉन ई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो टोटल एलोंगेशन है, तो टोटल एलोंगेशन के लिए हमको क्या करना होगा, टोटल एलोंगेशन मतलब पूरी लेंथ के लिए। अभी हम dx के लिए बात किए हैं इतने में, पी एल अपॉन ए जो फॉर्मूला हमने dx के लिए निकाला। टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ टोटल कितनी l, तो 0 से l के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को तो हमें वही मिल जाएगा। तो सिमिलरली हम वही करने वाले हैं। सो द टोटल elongation of the bar may be found out by integrating the above equation between 0 to L. So therefore elongation del L will be equal to 0 to L wx dx by e। तो यहाँ पर सब e कांस्टेंट है, w वेट कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो w बाई e। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से l के बीच में। अब l की वैल्यू हम रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा w बाई ई एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2e डेल्टा एल। ठीक है, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अगर यहीं पर मैं बात करूं डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2e की, तो इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं दैट इज कैपिटल डब्ल्यू एल बाई 2ae। क्यों यहाँ पर ae आ गया, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो कैपिटल W है ये बराबर है स्मॉल w ए एल के, दैट इज टोटल वेट, टोटल वेट। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा।
अगर स्मॉल डब्लू दिया हुआ है मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार दिया हुआ है, और अगर कहीं पर टोटल वेट मेंशन किया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर स्पेसिफिक वेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। वैसे आपको ज़्यादा ज़रूरत इसी फॉर्मूले की पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया किसकी वजह से, सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया, दोनों फॉर्मूले के बेस पर एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दे रहा हूं कि कैसे वो दिया होगा कैसे ये दिया होगा। तो दैट इज क्वेश्चन। A copper alloy bar of 1.5 mm dia and 30 meter long is hanging freely from the tower। टावर से लटकी हुई है। What will be its elongation due to self weight? Take specific weight of the copper। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वेट दे दिया, इसका मतलब स्मॉल डब्लू दिया है, एंड इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 90 गीगा पास्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बस यूनिट चेंज करना है अपने को, सॉल्यूशन यूनिट चेंज करना है केवल और केवल। तो फॉर्मूला अपने को पता है, डेल एल विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2E। जब स्पेसिफिक वेट दिया हो तो ये फॉर्मूला, जब टोटल वेट दिया हो तो ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर स्पेसिफिक वेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। स्पेसिफिक वेट क्या दिया है, 89.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अपन चेंज कर लेंगे mm में, क्योंकि यहाँ पर ये 1.5 mm डाया दिया हुआ है। तो वैसे ये 1.5 की ज़रूरत कुछ पड़े उड़े की है नहीं, डायमीटर है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया। तो 89.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल 30 मीटर, 30 को चेंज कर लो, 30 इंटू 10⁻3 में चेंज हो गया, डिवाइड बाई 2, ई की वैल्यू 90 गीगा पास्कल, तो 90 इंटू 10⁻3 सॉल्व कर लो, 0.45 आंसर आएगा। एक बार पॉज करके सॉल्व करके देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, छाप मत देना। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक वेट जब दिया हुआ, तो ये ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और दूसरा क्वेश्चन जिसमें टोटल वेट, जिसमें कैपिटल डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एन एलॉय वायर ऑफ 2 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन area and 12 Newton weight hangs freely under its own weight, find
find the maximum length of the wire if its extension is not exceed 0.6 mm. Take E as 150 gigapascal. ठीक है, तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा तो L मान लेते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर, तो हमारे पास वही फॉर्मूला आएगा, डेल L विल बी इक्वल टू WL अपॉन 2AE. ठीक है, क्यों हमने ये लगाया? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, ए उस फॉर्मूले में था ही नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर गड़बड़ा जाता. तो हम यहाँ पर लेंगे डेल एल की वैल्यू कितना है, नॉट एक्सीड 0.6 mm, 0.6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डेल एल की वैल्यू 0.6 दी है. डब्ल्यू की वैल्यू कितना, 12 न्यूटन, तो 12 इंटू एल की वैल्यू निकालनी है 2, एरिया 2 mm स्क्वायर 2 इंटू ई 150 गीगापास्कल 150 इंटू 10 टू द पावर 3. दैट विल बी इक्वल टू सॉल्व कर देंगे हम तो ये आएगा 0.02 इंटू 10 टू द पावर -3 L, और L की वैल्यू जब निकालेंगे 0.6 को इधर ले जाकर तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.02 इंटू 10 टू द पावर -3. इसको ऊपर ले जाओ mm, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 30 मीटर. मैक्सिमम लेंथ ऑफ वायर इज 30 मीटर. ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर. तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा यहाँ तक पूरा लेक्चर. कल हम सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल. ठीक है, तो अभी तक इस लेक्चर में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मुझे ज़रूर बताइएगा. सो आई थिंक क्लियर ही होगा, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं. इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. गुड बाय, टेक केयर.